हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको महाजनपद काल 6th सेंचुरी के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। अभी तक हमने आपको प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर वैदिक काल हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आज हम शुरू करते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली कालखंड है। इसे भारत का द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसी काल में बड़े बड़े शहरों और नगरों का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इस काल के 16 महाजनपदों की विस्तृत जानकारी मिलती है। और आइए अब हम इस कालखंड की एक संपूर्ण विस्तृत और गहरा विश्लेषण समझाते हैं। ठीक है, तो पहला है महाजनपद काल की पृष्ठभूमि और उदय के कारण। तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। इसमें कबीले मतलब जन मिलकर जनपद बनने लगे। 600 ईसा पूर्व तक आते आते ये जनपद और शक्तिशाली हो गए और जिन्हें महाजनपद काल का रूप ले लिया। इसके उदय के जो प्रमुख कारण थे वो निम्नलिखित थे। जैसे लोहे का व्यापक उपयोग हुआ। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोहे की खदानों की खोज से युद्ध के लिए आधुनिक हथियार और खेती के लिए मजबूत हल लोहे के फाल बनने लगे थे, मतलब लोहे का उपयोग शुरू हुआ। फिर कृषि में अधिशेष मतलब लोहे के हलों के कारण खेतों में पैदावार बहुत बढ़ गई। अब लोग केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी अन्न उगाने लगे, अनाज उगाने लगे। फिर आर्थिक प्रगति हुई। अधिशेष उत्पादन के कारण व्यापार, शिल्प और सिक्के, आहा सिक्कों या पंच मार्क कॉइन्स जिसको बोलते थे, उसका चलन शुरू हुआ, जिसने शहरों को जन्म दिया। प्रशासनिक ढांचा। राजा अब केवल कबीले का प्रधान नहीं रहा बल्कि एक निश्चित क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण करने लग गया था। मतलब जैसे अगर एक पूरा राज्य है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमपी हो गया। ठीक है, अगर एमपी में पूरे एमपी एक मिला हुआ क्षेत्र है तो उस पूरे एमपी पे उसका रूल रहेगा, राजा का रूल रहेगा। ठीक है, उससे पहले जैसे होता था, जैसे यहाँ बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, निमाड़ हो गया, मालवा हो गया, तो यहाँ अलग अलग राजा पाए जाते थे, लेकिन अब ये सब सिमट कर एक में बदल गए। ठीक है, फिर स्थायी शासन व्यवस्था के जो प्रकार थे, शासन व्यवस्था के प्रकार, यहाँ 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ शुरू हुई। पहला था राजतंत्र। इसमें राज्य का जो मुखिया होता था वो राजा होता था, और पद जो होते थे वो वंशानुगत होते थे, जैसे मगध, कौशल, वत्स, अवंती, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा होता था यहाँ। और फिर आया गणतंत्र या संघ। यहाँ शासन किसी एक हाथ में ना होकर राजाओं के एक समूह या परिषद द्वारा चलाया जाता था। फैसले जो थे वो सभा भवन में संस्थागत में चर्चा और मतदान द्वारा होते थे, जैसे वज्जी हो गया और मल हो गया। 16 महाजनपदों का हम विस्तृत विवरण भी दिए हैं। यहाँ 16 महाजनपदों, उनकी राजधानी और उनकी भौगोलिक सूची दी गई है। ठीक है, महाजनपद जो राजधानी, वर्तमान स्थिति और इसके विशेष तथ्य। तो मगध ये राजगृह गिरी ब्रज, बाद में पाटलिपुत्र में था इसकी राजधानी, जो आधुनिक पटना गया बिहार में है। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय का, जिसने साम्राज्य का रूप लिया था। फिर अंग, इसकी राजधानी चंपा थी, जो फिलहाल भागलपुर मुंगेर ना बिहार में है, वहाँ है। यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसके बाद में मगध ने इसे जीत लिया। बज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली जो बिहार के थी, यह 8 कुलों का संघ था। विश्व का पहला सफल गणतंत्र माना जाता था। काशी जो वाराणसी थी, यह अभी भी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। शुरुआत में सबसे शक्तिशाली था, सूती कपड़ों और शिक्षा के लिए भी यह प्रसिद्ध था। फिर कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो अभी अयोध्या, फैजाबाद, अवध है ना, यूपी में है। प्रसेनजीत यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे जो बुद्ध के समकालीन थे। फिर मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर पावा थी, जो फिलहाल देवरिया, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। यह भी एक गणतंत्र था। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। वत्स, कौशाम्बी, जो फिलहाल इलाहाबाद, प्रयागराज यूपी में है, जहाँ के राजा उदयन थे। यह व्यापारिक मार्गों का एक प्रमुख केंद्र था। चेदी, सुक्तमती, जो बुंदेलखंड क्षेत्र और यूपी और एमपी दोनों के बीच है। महाभारत काल के शिशुपाल का जो संबंध था वो इसी महाजनपद से था, जो भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के कहलाते थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण ने इनका वध किया था, तो इन्हीं का ये महाजनपद इसी से संबंधित है। फिर कुरु, इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली में है, मेरठ हरियाणा। महाभारत की कथा इसी क्षेत्र में जुड़ी है, कुरुक्षेत्र से। ठीक है, फिर पंचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, यह फिलहाल रोहिलखंड, बरेली, बदायूं यूपी में है। यहाँ भी बाद में राजतंत्र से गणतंत्र व्यवस्था आ चुकी थी। सूरसेन, मथुरा, जिसकी राजधानी मथुरा थी, फिलहाल अभी भी मथुरा यूपी में है। यहाँ यदुवंश का शासन था और भगवान श्री कृष्ण इसी से संबंधित थे। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जो अभी राजस्थान में है, जयपुर, अलवर, भरतपुर के पास। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का जो कुछ टाइम था वो यहीं बिताए थे। फिर अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। इनकी 2 राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। उज्जैनी उत्तर में थी और महिष्मती दक्षिणी मालवा में थी। ये फिर अभी वर्तमान में जो एमपी में है। यहाँ के राजा चंद्रप्रद्युत थे। मगध से इसकी कड़ी प्रतिद्वंदिता थी। फिर असमक, जिसकी राजधानी पोतन या पुटेली थी।
जो फिलहाल महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था यह। फिर है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो फिलहाल पाकिस्तान रावलपिंडी पेशावर में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा और व्यापार का वैश्विक केंद्र रहा है। कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक और राजपूत, जो बुद्ध राजौरी और हजारा फिलहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। यह अपनी श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों अफसुओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, महाजनपद हमारा पूरा हुआ। महाजनपद काल की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी, यह काल भारतीय इतिहास में वैचारिक क्रांति का काल था। यहाँ धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। ब्राह्मणवादी उस टाइम पे जो कर्मकांड थे, यज्ञों में बलि की जाती थी, जाति व्यवस्था में जो जटिलता आई थी, उसके खिलाफ यहाँ विद्रोह हुआ, क्योंकि इस टाइम पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने कर्मकांड अंधविश्वास पे ज़्यादा ध्यान लगा दिया था लोगों को, और उनका ही रुतबा ज़्यादा था ब्राह्मणों का, इसलिए धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। यहाँ जाति व्यवस्था की जो जटिलता थी उसके खिलाफ विद्रोह हुए। इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने समाज को समानता और अहिंसा का संदेश दिया। वर्ण व्यवस्था की जटिलता थी यहाँ। समाज 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में स्पष्ट रूप से बटा हुआ था, लेकिन व्यापार के बढ़ने से वैश्यों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई। उन्होंने सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान मांगी, लेकिन जो वैश्य स्त्रियाँ थीं उनकी जो स्थिति थी वो बहुत गंभीर थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी उत्तर वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन बौद्ध और जैन संघों में प्रवेश मिलने से उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई थी। फिर आर्थिक व्यवस्था और व्यापार। सिक्कों का प्रचलन। इस काल में चांदी और तांबे की आह सिक्के पंचमार कॉइन्स चलन में आए, जिससे वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम भी शुरू हुआ और व्यापार में तेजी आई। फिर श्रेणी व्यवस्था। विभिन्न शिल्पकारों और व्यापारियों ने अपने संगठन बनाए, जिन्हें श्रेणी कहा गया। इनके अपने नियम और बैंक होते थे। शहरीकरण। शहरों की स्थापना हुई यहाँ, जैसे राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी, चंपा, काशी और तक्षशिला जैसे जो बड़े महानगर थे, यहाँ शिल्प, कला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बन गए। मगध का उत्कर्ष। साम्राज्य का निर्माण। 16 महाजनपदों में आपस में जो सर्वोच्चता के लिए एक लंबा संघर्ष चला, जिसे 4 शक्तियों का संघर्ष मगध, कोसल, वत्स और अवंती कहा जाता है। अंत में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध की सफलता के जो पीछे कई कारण थे, जैसे फर्स्ट है भौगोलिक स्थिति। मगध की जो राजधानी थी वो राजकीय पहाड़ियों और पाटलिपुत्र नदियों से चारों तरफ से सुरक्षित थी। मतलब एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ नदी थी, जिससे लोग अटैक करने के लिए बारे में 1000 बार सोचते थे, क्योंकि पहाड़ों पे युद्ध करना टफ था, नदी में युद्ध करना टफ था, तो उन चारों चीज़ों से घिरा हुआ था, तो इसलिए आक्रमणकारियों से सुरक्षित था। फिर है प्राकृतिक संसाधन। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र पास होने के कारण लोहे की जो प्रचुरता थी वो काफ़ी थी, जिससे यहाँ बेहतरीन हथियार बने, जो युद्ध के लिए भी काम आए, कृषि के लिए काम आए, है ना, पशुपालन के लिए काम आए। फिर यहाँ हाथियों का प्रयोग। मगध की सेना में पहली बार जंगलों से पकड़कर लाए गए हाथियों को बड़े पैमाने पर युद्ध में प्रयोग किया गया। महत्वाकांक्षी शासक थे यहाँ बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे योग और आक्रामक राजाओं ने कूटनीति और युद्ध में से साम्राज्य का एक विस्तार किया। इसका निष्कर्ष था कि महाजनपद काल में भारत को कबीलाई संस्कृति से निकालकर एक सुव्यवस्थित राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना के युग में प्रवेश कराया। इसी कालखंड के नींव पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसे भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने आपको ये महाजनपद काल भी कंप्लीट करवाया। आप इसे 2, 7 और 10 मार्क्स में काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। हमने आपको कंक्लूजन भी काफ़ी अच्छा दिया है ना। और प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब हम कल आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।